अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आप देख रहे हैं बजट 2026-27 बनाम सरकार। एक ज़माना गुजर गया है बजट देखते देखते, बजट को सुनते सुनते। हर साल ये बजट आता है। मुझे तकरीबन मेरी प्रोफेशनल लाइफ को तकरीबन 19 साल हो गए हैं और उस 19 सालों के अंदर मैंने इस सहाफ़त में जब से कदम रखा है, मैं बजट देख रहा हूँ, बजट ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ। जब हुकूमत में जो लोग बैठे होते हैं, जब वो बजट अनाउंस कर रहे होते हैं, क्या शानदार बजट उनको नज़र आ रहा होता है और उसकी क्या शानदार वो तमहीद बांध रहे होते हैं और उसके बारे में बता रहे होते हैं कि ये बजट बहुत शानदार है और ये इतना अवाम दोस्त है। ये वर्ड में मुझे आदी हो गया सुनने का ना, अवाम दोस्त बजट। में से कभी समझ नहीं सका मैं, लेकिन फिर भी ये बजट हमेशा ये वर्ड यूज़ किया जाता है कि बजट अवाम दोस्त है। फेडरल गवर्नमेंट ने भी अपना बजट दे दिया है, पंजाब हुकूमत ने भी अपना बजट दे दिया है। अब इसके ऊपर बात करने के लिए मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ में मौजूद हूँ। यहाँ प्रेसिडेंट फ़हीम उर रहमान सहगल भी हमारे साथ मौजूद है। उनकी तमाम काबीना के जो लोग हैं उनमें से कुछ हमारे साथ मौजूद हैं। दूसरी वॉक ऑफ लाइफ से भी ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं। करियाना मर्चेंट को रिप्रेजेंटेशन जो उसकी है एसोसिएशन की, वो भी यहाँ मौजूद है और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। गुड्स ट्रांसपोर्ट के लोग भी यहाँ मौजूद हैं। ताजर तकरीबन उनकी नुमाइंदगी यहाँ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि ये बजट कैसा रहा है। हमने अवाम दोस्त सुना है, क्या ये अवाम दोस्त है कि नहीं है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। फ़हीम उर रहमान सहगल साहब, आप प्रेसिडेंट हैं, आप हमें बताइएगा कि ये बजट स्पेशली फेडरल की अगर हम पहले बात करें, क्या ये अवाम दोस्त है? क्योंकि मैंने यही सुना है कि ये अवाम दोस्त है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अवाम का मुतालबा ये होता है कि बजट अवाम दोस्त होना चाहिए। अवाम दोस्त कैसे होगा? क्योंकि पॉलिसीज़ बनती हैं इकोनॉमी के हवाले से और ये बजट है कॉमर्स का सब्जेक्ट। आप इसको बिज़नेस फ्रेंडली बना लें, ये अल्टीमेटली अवाम दोस्त हो जाएगा, यानी पब्लिक फ्रेंडली हो जाएगा। रीज़न बिहाइंड हमारा मुतालबा ये होता है कि आप अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम करें। नॉट बिकॉज कि हमने अपनी एक्सपोर्ट बनानी है, हमने अपनी एक्सपोर्ट रीजनल कंट्रीज़ में हम वाइबल होंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, हमारा अगर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी, इसका मतलब ये होता है कि हम जो ये लोकल प्रोडक्ट बनाते हैं इसकी प्राइस जो है लागत वो कम होनी चाहिए। जो आपके कारोबार पे आ रही है वो लागत कम होनी चाहिए। कोई इंडस्ट्री अपना माल बनाती है, अगर उस प्रोडक्ट की प्राइस कम हो जाएगी तो उसका अल्टीमेटली जो बेनिफिट है वो एंड यूज़र पे जाएगा, सारिफ पे जाएगा, जिसे आप सारिफ कहते हैं। ऐसे ही है। सारिफ पे अगर उसका बेनिफिट चला गया तो ये जो हमने डिमांड की थी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम्युनिटी ने उसको कम करें तो अल्टीमेटली उसका एडवांटेज चला गया आपके एंड यूज़र पर, आपके सारिफ पर। तो ये बिजनेस फ्रेंडली बजट था, वो अल्टीमेटली पबलिक फ्रेंडली होगा। जी ऐसे ही है। तो ये हमारे मुतालबा जो बेसिक होते हैं। बिजनेस फ्रेंडली बजट नहीं लगा पंजाब और फेडरल दोनों का? समाओ देखें जी, हमारा जो बजट बनाती है हुकूमत का टारगेट होता है बजट को जो है ना टैक्स कलेक्शन की तरफ लेके जाए। ठीक है। आपको ये बजट होना चाहिए इकोनॉमी ड्रिवन। ठीक है। इकोनॉमी ड्रिवन बजट जो है वो अल्टीमेटली टैक्स भी जनरेट करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि जो बजट बना रहा होता है ना, वो भी एक दुकानदार की ज़हनियत से सोच रहा होता है कि मैंने कमाना कैसे है, लगाने के बारे में नहीं सोच रहा होता। मुझे ऐसा लगता है, क्या ऐसा है? डेफिनेटली देखें जी, कमाना तो अगर आपने कमाई करनी है तो अपने आप को ग्रूम करेंगे ना। हम भी चाहते हैं कि इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस हमारी गवर्नमेंट कमाए, हमारा मुल्क कमाए। यानी जब मुल्क कमाएगा तो आप फिर स्पेंडिंग अपनी कर सकेंगे ना। आप अपना डिफेंस बनाएंगे, आप अपनी एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च करेंगे। लेकिन मसला मैकेनिज्म का आ जाता है, मसला आ जाता है कि आपने टैक्स कलेक्शन करनी कैसे है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बड़े सीनियर यहाँ पर ट्रेडर, ताजर, रहनुमा मौजूद हैं। मियां साहब, कैसा लगा बजट आपको? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपका भट्ट साहब। फ़हीम साहब ने तो माशाल्लाह पढ़ी लिखी बातें की हैं। चूँकि मैं छोटा ताजर हूँ तो मैं जट की बात करूँगा। बड़े ताजर हैं आप? नहीं, बड़ा हूँ उम्र में, लेकिन बड़ा ताजर नहीं हूँ। तो मैं तो एक चीज़ कहता होता हूँ कि बजट क्या है, बजट का लफ्ज़ का मतलब क्या है। मुझे 50 साल हो गए बजट सुनते हुए और हर साल ये पहले कहा जाता था करोड़ों रुपए खसारे का बजट, फिर आ गया अरबों में, अब खरबों में खसारे का बजट। तो ये बजट तो ना हुआ, ये बजट तो ना हुआ। अगर खसारे में ही जा रहा है तो फिर बजट ना हुआ। बजट तो वो है कि आपने अपनी इनकम के साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारना है। खसारा वो होता है जो बाद में हम लोन लेके पूरा करते हैं। नहीं, खसारा वो होता है कि जो ताजरों से एडवांस टैक्स की शक्ल में वसूल किया जाता है। खसारा वो होता है। लोन लिए जाते हैं। लोन किसके लिए लिए जाते हैं? क्या उस लोन का किसी आम बंदे को कभी फ़र्क पड़ा है?
मैं तो आपके चैनल पे अक्सर ये कहता होता हूँ, मुझे बताया जाए कि जो अशराफिया है, सेनेटर, MNA, MPA या ये मौज ज़फ़र मौज है, इसका मुझे क्या फ़ायदा है, या हम अच्छा, बंदे को क्या ये फ़ायदा? फौज जफर मौज ये जो है ना, इसके बारे में भी बात करेंगे। नहीं भाई, आपको क्या लगता है कैसा रहा बजट? जी बहुत शुक्रिया। बनाम सरकार याद दिलाता चलूँ कि बजट आने से पहले जब इसकी तैयारी हो रही थी तो आवाम को बहुत सी उम्मीदें बताई जा रही थी, दिखाई जा रही थी कि बजट जो है वो, जैसे आपने कहा कि आवाम दोस्त बजट, तो बजट के बाद तो ऐसा कुछ भी देखने में नज़र नहीं आया, बल्कि अवाम मज़ीद अब एक ऐसी दलदल में धंसते जा रहे हैं कि जिससे अब शायद निकलना आवाम के लिए मुश्किल हो जाए। जैसा हमारे प्रेसिडेंट साहब ने फरमाया कि कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस पूरी दुनिया में देखी जाती है कि क्या मेरे मुल्क में जो चीज़ बन रही है क्या वो कम्पीट कर रही है बाकी दुनिया में, क्या बाकी दुनिया में बैठे लोग हमारी प्रोडक्ट ख़रीदने के विलिंगली हैं भी कि नहीं है। तो इस तरह से लोकल जो हमारी आवाम है, जो एक घर में जैसे मियाँ साहब ने फरमाया कि 1 लाख का बजट भी कोई इकोनॉमिस्ट बना के दिखा दे, 2 बच्चों के साथ 1 मंथ में गुजारा नहीं हो सकता। और ये हुकूमत को चाहिए, आपके इस चैनल के ज़रिए हम उन तमाम जो थिंक टैंक्स हैं अगर मौजूद हैं तो उनको हम याद दिलाते चलें कि आपने बजट आने से पहले जो आवाम के साथ वादा किया है, अब आप उस वादे पर चलें। 100% नहीं, 50% तो आप आवाम के साथ किए हुए वादे पूरे करें ताकि आवाम के लिए ज़िंदगी गुजारना आसान हो। बच्चों की तालीम, सेहत, रोज़गार, ये चीज़ें आवाम को जब तक मुयसर नहीं होंगी, ये आवाम फ्रेंडली बजट नहीं कहलाया जा सकता। अच्छा, ये इसके मुझे ज़रा पॉइंट्स भी बताइएगा। भाई आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए आपको कैसा लगा बजट? मैं पहले सर सबसे पूछ लूँ, बजट कैसा लगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवाम फ्रेंडली बजट, अवाम फ्रेंडली तो हो सकता है लेकिन अवाम दोस्त वही फ्रेंडली, लेकिन ये इंडस्ट्री फ्रेंडली नहीं है, ये एग्रीकल्चर फ्रेंडली नहीं है। और जब तक किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर फ्लोरिश नहीं करती, मुल्क की इकॉनमी स्ट्रेंथन नहीं होती। और अगर इकॉनमी स्ट्रेंथन होगी तब ये मुल्क में जब रेल पेल पैसे की होगी तो दैट विल बी अवाम फ्रेंडली। ये बिल्कुल नहीं लग रहा कि इससे हमारी इंडस्ट्री बूस्टअप होगी, इससे हमारी एग्रीकल्चर बूस्टअप होगी। आप देखें, जब तक जिस तरह फ़हीम भाई ने बताया, हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिज़नेस कम होगी तो हमारी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इंडस्ट्री चलेगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट तब आएगी जब वो देखे कि मुल्क के अंदर फ्लोरिश हो रही है, चीज़ें वहाँ हो रही है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज़ अवेलेबल। और जब तक कोई प्रोजेक्ट वायबल नहीं होगा तो कोई भी माई का लाल यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। हमारे मुल्क में माशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने रिसोर्सेज भी दिए हैं, पोटेंशियल भी है, चीप मैन पावर भी है, टेक्निकल नो हो भी है, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। जिस तरह आपने बताया, बजट बनाने वाले अंदर ड्राइंग रूम में बैठकर बजट बनाते हैं और वो सिर्फ पैसा इकट्ठा करने की बात करते हैं, वो स्पेंडिंग की तरफ नहीं जाते। स्पेंडिंग, अगर गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग्स हैं अगर वो कम कर दी जाएँ तो हमारा मुल्क की हालत बेहतर हो सकती है। बाकी रह गया जो जितनी यहाँ पर महंगाई है, महंगाई को अगर आप कैलकुलेट किसी तरह भी कंट्रोल होती नजर नहीं आएगी। क्यों महंगाई को कैलकुलेट करें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये कोई जो गवर्नमेंट का हाईली पेड भी बंदा है, उसका जो किचन हर बंदे का डिफरेंट होता है, उसकी सैलरी में से उसका किचन बना के दिखा। जब तक वो कोई एक्स्ट्रा सोर्सेज के साथ अपने जो अखराजात है उनको पूरा ना करें। आपने आटे पे सब्सिडी दी 50 अरब रुपए की, आपने 10 अरब रुपया किसान को नहीं दिया और 50 अरब रुपया माफिया खा गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये IPPs की तरह हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं, वही वाला हिसाब हुआ। जी बिल्कुल वही हुआ। अब क्या करिए, गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं लेके दी। हालांकि एक एरिया में तो ऐसा हुआ है कि ओपन उन्होंने कहा जी हमें 35 रुपये में गंदम चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र को, वो आप पूरी करके दें, उसके बाद आप अपनी गंदम ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो 3800 में ली हुई है। उन्होंने कहा ये नहीं हमें पता, हमें ये पार्टी को पहले गंदम देनी है 5 लाख बोरी, वो पूरी करें। और वो मिलों ने पूरी की, ये भी रिकॉर्ड पे है। ये जो बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ये पॉलिसी नज़र आती है आपको इस तरह की कि गवर्नमेंट सर्व करना चाहती है या इस तरह लगा रही है पैसा
कि या इस जो बजट जिस तरह मियां साहब ने भी कहा कि वो बजट जो बनाती है, जो जिस चीज़ इतना खर्चा करना है वो उतना करती भी है कि नहीं, या सिर्फ कमाने पे ही जोर रखती है? देखिए जी, बजट जब बनता है ना, बजट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग द एक्सपेंसेस एंड योर इनकम। इनको हमने कैसे बैलेंस करना है। असल मसला पता है क्या है बट साहब, ये जो बजट आते हैं ना, हम जो पब्लिक की बात करते हैं ना, अवाम दोस्त जिसने आपने शुरू में फरमाया, अवाम दोस्त देखिए, अवाम को इस बात से कोई गरज नहीं है कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कितना है, IMF ने या वर्ल्ड बैंक से आपने कितना कर्जा लिया था, कब लिया था, क्यों वापस नहीं किया, आपका ट्रेड डेफिसिट कितना हो गया। ये जो अदादो शुमार का गोरख धंधा है ना, वो उनसे बिल्कुल नावाकिफ़ है। बिल्कुल ठीक वो कह रहे हैं। चाहते हैं कि उनको रिलीफ क्या मिला। अच्छा वही भाई, हमने बहुत सारे बजट देखे हैं बट साहब, तो मुझे तो वो हबीब जालिब ने किसी वक्त कहा था ना कि वही हालात हैं फ़कीरों के, दिन बदलते हैं फ़कत वज़ीरों के, वज़ीरों के। हर बिलावल है देश का मकरूज़, पाँव नंगे हैं बेनज़ीरों। देखें, जब आप बेनिफिट दें अपने अवाम को, आपने यानी बजट जब बनेगा उसका जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे जो प्राइसेस बढ़ गई ऑयल की, तो उसका अल्टीमेट इफ्लेक्ट इन्फ्लेशन मैं अभी जंग पे आपसे बात करूंगा। अच्छा और साहब, आप तो करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान के, क्या नज़र आ रहा है आपको इस बजट के अंदर? क्योंकि मेरा सामना आपसे ही होना है, मैंने सौदा लेने आपके पास ही आना है, तो वो क्या मुझे उसमें कोई रिलीफ मिल रहा है या किसी किस्म की कमी है, या आपने भी छुरी फेरनी है जिस तरह आपको छुरी फिरेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब ने जो कहा था ना कि बजट किस चीज़ का बनाया जाता है, अगर आपके पास कुछ पैसे हैं, कोई रकम है, तो उस चीज़ का बजट बनाया जाता है। तो आपके पास पैसे है ही नहीं, आप किस चीज़ का बजट बना सकते हैं? नहीं बना सकते। आप IMF का बजट बना सकते हैं। IMF की अगर 75 शराइत थी तो वो बिल्कुल हक पे हैं, उनको शराइत रखनी चाहिए। हम भी अगर किसी को क्रेडिट पे माल देते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसकी कैपेसिटी है इतनी, फिर उसके बाद उसको क्रेडिट दिया जाता है। तो अगर IMF आपको पैसे देता है तो अगर उसने अपने पैसे महफूज रखने हैं, आप अपना पैसा महफूज नहीं कर सके तो उसका क्या कसूर? वो तो अपने पैसे महफूज करेगा ना, उसने करने हैं, इससे पहले भी करने हैं। आप पे क्या असर पड़ा है इसका? आपको क्या पॉलिसी ऐसी नज़र आई हैं जिससे आपको लगता है कि आप पे फ़र्क पड़ा है? कौन से टैक्सेस बढ़े हैं आपके रिलेटेड? देख, हमारे पास सबसे पहले तो जो अजनास है हमारी ना, जिसकी वजह से महंगाई कम हो सकती है, लेकिन सबसे पहले ये बात है कि शर्म वाली बात ये है कि हम कहते हैं कि हम ज़री मुल्क हैं, लेकिन आपकी 80-90% अजनास बाहर से आती है, फिर आपके पास कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। जो गन्ना तो है हमारे पास, क्या है? गन्ना जी गन्ना है, पिछले साल भी हमारे पास गन्ना था। 120 वाली गंदम आपने 120 वाली चीनी आपने 220 रुपये ली थी, 250 भी ली थी। अभी भी यही हो रहा है। अभी भी कमेटी बन गई है जिसने 5 लाख टन या 7 लाख टन बाहर भिजवानी है। आपके पास कितनी चीनी है, कोई मैकेनिज़्म नहीं है उसका काउंट करने का, ना वो काउंट करवाते हैं। फिर उसके बाद बिजनेसमैन को कहते हैं कि ये माफिया बिजनेसमैन कभी भी नहीं रहा। माफिया हमेशा सरकार की तरफ से होता है, गलत पॉलिसी की वजह से होता है, चेक एंड बैलेंस ना होने की वजह से। हमेशा गवर्नमेंट जो माफिया है ना, आपके मुल्क को सबसे ज़्यादा ख़तरा, मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ख़तरा है या इसराइल से ख़तरा है, आपके मुल्क को आपकी ब्यूरोक्रेसी से सबसे ज़्यादा ख़तरा है। मैं आपके पास वापस आता हूँ, आपको कैसा लगा बजट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शाबान है जी। बतौर चेयरमैन मेरी खिदमत की ज़िम्मेदारी है पाकिस्तान का सबसे बड़ा कॉटेज और SME का क्लस्टर, और बतौर डायरेक्टर हमने यहाँ लाहौर चैम्बर के प्लेटफार्म से अपने प्रेसिडेंट फ़हीम रहमान साहिब साहब से दरख्वास्त की कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए रीजन के मुताबिक। अच्छा, SME किसी भी मुल्क का बैकबोन है, तो आपको पता है इसको बैकबोन क्या कहते हैं? स्मॉल स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज जी। ये जब बैकबोन मजबूत नहीं होगी, कोई भी वजूद खा इंसानी है या मुल्की है, वो मजबूत नहीं हो आपके सकता। रास्ते की रुकावट क्या है? उसमें सबसे पहले तो हम रीजन में काइबर रेट, टैक्स रेट, एनर्जी कास्ट हमारी सबसे ज़्यादा है। उसके बाद इनपुट रॉ मटेरियल जितना भी खाम माल है वो कमर्शियल इंपोर्टर से हम ख़रीदते हैं। उनके लिए बेतरतीबी है SROs में कि वो जो 2 नंबर तरीके के SROs बना के फाटा पाटा बना के, जिस तरह वो बड़े मगरमच्छ को बड़ा किया जाता है और हम जो छोटी मच्छियाँ उनको वो खाए जा रहे हैं। छोटा मगरमच्छ नहीं कहा आपने? तो छोटा मगरमच्छ होता ही चलो नहीं। ठीक, अच्छा, मछली कर देते। हाँ, उसमें मछली कर देते हैं फ़हीम भाई,
ठीक है हाँ, जी। बड़ा मगरमच्छ छोटी मछली। अब इस सनत के लिए हमें ज़रूरी है मौजूदा दौर में कि लार्ज स्केल इंडस्ट्री के लिए तो स्पेशल इकनॉमिक जोन बने, एसएमईज़ के लिए कब बना, है ही नहीं। अब हमने दरख्वास्त की थी कि हमें सिर्फ इनपुट कास्ट से लेके लेवल प्लेइंग फील्ड दे दें कि हम वाइबल हो सकें। अगर सनत नहीं चलेगी, रेवेन्यू नहीं आएगा। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि बिजनेस जो डूइंग बिजनेस कॉस्ट है, जो आपके रॉ मटेरियल में आपको आती है, वो आपको समझ नहीं आ रही और वो आपकी जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है उसको बढ़ाती जा रही है। जी, और वो अगर वो पैदावारी जो बजट नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो मुल्क में ख़जाने में रेवेन्यू कहाँ से आएगा? और फिर यही चीज़ नहीं बनेंगी, एक्सपोर्ट कैसे होगी? एक्सपोर्ट होगी तो रेवेन्यू भी वो ज़र मुबादला भी आएगा, करंट डेफिसिट कम होगा। इस तरफ हम तवज्जो दे सकते थे, लेकिन हमने 838 अरब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में रख लिए। हमने तरक्याती फंड्स जो बने हुए रोड हैं वो तोड़ के बना रहे हैं। हमें जहाँ भी ज़रूरत भी नहीं डबल रोड की, हम वो कर्ज़ा लेकर हम वो क्यों कर रहे हैं? हम पहले अपनी मईशत को अपने पाँव पे खड़ा करें। मेरे ख्याल से सुनने वालों के लिए जो ये बात कर रहे हैं बड़ी अहम है कि वो सवाल जो कर रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अपना कमा के हम जितने मर्जी मोटरवेज बनाएं, रोड्स बनाएं, ट्रेन्स बनाएं, वो कर सकते हैं। मौजूदा हालात मतकाजी नहीं हैं कि हम ये चीज़ें करें। हमने फ़नी तालीम के लिए जो हमें स्किल डेवलपमेंट पे काम करना चाहिए था, स्किल्ड लेबर चाहिए थी, वो उसके लिए हमने क्या रखा? अगर हम एक बंदा 100 की बजाय बाहर भेज दें स्किल वाला, वो उतना ज़र्रे मुबादला बाहर से भेज देगा जितना हम 100 बंदे से मंगवाते हैं। इसी तरह वही हमारी इंडस्ट्री में जब काम करेगा, हम इंटरनेशनली स्टैंडर्ड भी मीट करेंगे और कास्ट ऑफ डूइंग भी। कास्ट ऑफ डूइंग से अगली स्टेज पे अब हम आ गए ईज़ टू डूइंग में। हमें क्या दुश्वारियाँ आई हैं, पे मैं आपके पास आ रहा हूँ दोबारा यही वापस। नहीं, ये छोटा सा ही है। यही पैसा अगर वो रखते एसईजी के लिए, एसएमईज़ के लिए, और वो पैसा ऐसे एसईजी बनते, आज हमें ये आज की बात कर रहा हूँ, मुसलसल सदर साहब और अंजुम निसार साहब को मैंने तंग किया हुआ है। जितनी भी इंडस्ट्री है लाहौर में, उसको वो कह रहे हैं एलडीए वाले कि आप लाहौर से बाहर निकलें। बाहर रोडा बैठी हुई है, वो कह रही है सील करते जा रहे हैं कि आप यहाँ से भी रूडा बाहर में तो निकलें। इंडस्ट्रियल जोन है एक, तो नहीं है जी, रूडा में इंडस्ट्रियल जोन कोई जोन नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दे रहे, सिर्फ कन्वर्जन फीस एक एरिया में ले रहे हैं, बाकी ये सगियां से रूडा में ले एक कमर्शियल जोन, एक इंडस्ट्रियल जोन है। अगर मैं गलत नहीं हूँ। उन्होंने एक जगह एक एरिया मुख्तस किया है, वहाँ वो कन्वर्जन फीस लेके लीगलाइज कर रहे हैं। हाँ। सगियां से आप चलें, 1500 इंडस्ट्री वहाँ है। फिर ये रावी Small के industry साइड की बात कर रहे जी हैं। जी जी अभी ये जो रावी से गुजरते हुए आप दरोगा वाला की तरफ आ जाएं तो इसमें कोई हज़ारों इंडस्ट्रीज़ हैं Steel rolling जिन्हें वो जो कह रहे हैं आप यहाँ से मूव कर जाएं। अब जो जमा पूंजी है वो तो लगा दी उधर, और जो अंदर बैठे हैं रिंग रोड के उन्होंने भी लगा दी। ये तो वो हैं जिन्होंने अपने तई अपना कोई एम्प्लॉय था, एम्प्लॉयर बना, उसने इंडस्ट्री लगाई। अब उनके पास तो कुछ नहीं है कि आगे कहाँ जाएं। ये तो गवर्नमेंट यही बजट अगर एसईजी में लगाती, वो बना के देती, वहाँ हम शिफ्ट होते, और चाइना और दूसरी कंट्रीज़ भी यहाँ आगे जेवीज़ करती, हम ऑटोमेशन में जाते और रीजन में वाइबल होते, हमारी एक्सपोर्ट इतनी होती कि हम करंट डेफिसिट ख़त्म कर सकते थे। आपकी बात बिल्कुल लॉजिकल है। आपने आटे पे सब्सिडी दी 50 अरब रुपए की, आपने 10 अरब रुपया किसान को नहीं दिया और 50 अरब रुपया माफिया खा गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये आईपीपीस की तरह हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं, वही वाला हिसाब हुआ। जी बिल्कुल वही हुआ। अब क्या करिए गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं लेके दी। हालांकि एक एरिया में तो ऐसा हुआ है कि ओपन उन्होंने कहा जी हमें 35 रुपये में गंदम चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र को, वो आप पूरी करके दें, उसके बाद आप अपनी गंदम ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो 3800 में ली हुई है। उन्होंने कहा ये नहीं हमें पता, हमें ये पार्टी को पहले गंदम देनी है 5 लाख बोरी, वो पूरी करें, और वो मिलों ने पूरी की, ये भी रिकॉर्ड पे है। आपको बजट कैसा लगा? बजट अस्सलाम वालेकुम जी, मोहम्मद नदीम अंसारी। बजट आप सब बजट पे ही बहस कर रहे हैं ना।
अलग से जैसे करना चाहते हैं वकार अपनी बहस? साहब ने- नहीं, जैसे वकार साहब ने कहा मैं 50 साल से बजट को देख रहा हूँ, हमें भी 20-25 साल हो गए, हमें तो आवाम का कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया बजट में। आप क्या जो करते हैं? गरीब है वो गरीब तर होता जा रहा है। आप क्या करते हैं? मेरा कपड़े का काम है लिबर्टी में, और एम्ब्रॉयडरी मशीनें हैं, ठीक है, चाइना की मशीनें चलाते हैं हम। तो बजट में आप देखें ना, क्या सहूलत क्या दी है आवाम को, क्या सहूलत दी है? बिजली महंगी है, धागा महंगा है, कॉस्ट ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा चली गई है। बांग्लादेश आप देखें ना, पूरी दुनिया में टेक्सटाइल में राज कर रहा है, हम पूरी दुनिया में नीचे चले गए। कपास पैदा करने वाले पहले नंबर पे, अब सबसे नीचे चले गए। तो मुझे तो बजट में कोई सहूलत नज़र नहीं आती आम आदमी के लिए। उन्होंने कहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगाया। टैक्स कहाँ, कौन कौन से टैक्स हैं? आप बिजली का बिल देखें ना, 15 टैक्स लगे हुए हैं, नया टैक्स कौन सा है? अच्छा, सारा कुछ इंटर रिलेटेड है। वो आपको कहीं ना कहीं वो तकलीफ देता है। अगर बिजली पे कोई प्रेशर पड़ता है तो वो आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आएगा। भैन, आपको कैसा लगा बजट? जी, मेरा नाम उमर अब्दुल्ला है। मैं बजट के हवाले से पढ़ रहा था कि एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे एक अमेरिका के, वो कहते हैं बजट बनाना हो तो ऐसा बनाएं ये सोच के कि आप अपने बच्चे से आइसक्रीम छीनने लगे हैं 30%। अगर आप बच्चे से तीसरा हिस्सा खा जाएंगे, उस तरह का जो रवैया होगा वही आवाम का एक रवैया होता है, उस तरह ही सोचना चाहिए। पर मसला यहाँ हुआ, हमें तो लगता है कि हमारी आइसक्रीम पहले भी खाई गई थी, जो बची कुची रह गई थी वो मेल्ट हो गई सारी। तो हमारे लिए जो बचा वो वही बचा जो पिछले टैक्सेस चलते आ रहे थे, जो 2-2.5 साल पहले भी बजट आया उसने इंडस्ट्री को बिल्कुल ही बंद कर दिया हुआ था। चूँकि हमारी फोकस चला गया जी एक्सपोर्ट भी हमने वो चीज़ें शुरू कर दी जिसमें वैल्यूडेशन नहीं हुई। एक मटेरियल हम बाहर से मंगवाते हैं खाम माल, वही खाम माल हम खुशी से बेच रहे हैं चाइना को। अब वो नंबर्स तो बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ का जो रॉ मटेरियल था वो पहले टैक्सों की वजह से महंगा है। अगर मैं मटेरियल मंगवाता हूँ तो मुझे पहले पोर्ट पर टैक्स देना है, फिर इधर सेल टैक्स देना है, फिर वहाँ पर जब मैंने बेचना है किसी OEMs को, उसने भी मुझे 4.5% इनकम टैक्स काट के देना है, फिर 10% एडिशनल एडवांस टैक्स काट लेना है। तो एक कॉस्ट जो 40% का, एक हम लोग कहते हैं कि हम 10% कमाएंगे एक चीज़ के पीछे, जीएसटी तो नहीं बढ़ा आपकी बात? वो 18% है, बट उसके अलावा एडिशनल टैक्स हैं और एडवांस टैक्सेस के अंदर काफ़ी कुछ वो हमसे ले लेते हैं। अब वैल्यूडेशन हम करते हैं, लेबर को लिए हम करते हैं, बट जब वो उसी रॉ मटेरियल को आप बाहर भेज देते हैं तो हमारा रॉ मटेरियल भी महंगा होता जा रहा है। तो ये सब इंटरलिंक चीज़ें हैं, मतलब आप बजट के हवाले से ये चीज़ें होनी चाहिए थी। फ़हीम भाई, ये मैंने इसका सवाल आपसे पूछना है, एक बड़ी अहम, इसका ज़रा ज़हन में रखिएगा ये वाली बात कि रॉ मटेरियल और ये तमाम चीज़ें जिनको हमें पता है कि ये प्रॉब्लम करती हैं, मैं इसके बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रा ये दो लोगों से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसा लगा बजट आपको? मेरा नाम एहसन किरमानी है और सर्विसेज सेक्टर से मेरा ताल्लुक़ है। बजट जो है उस ओवरली एग्रेसिव है गवर्नमेंट की तरफ से, कि फेडरल भी और पंजाब का दोनों ही ठीक है, और उसके अंदर यानी आवाम के लिए तो कुछ नहीं रह गया, ठीक है, और आवाम का तो यानी बटा कहते हैं बिल्कुल। मेरे ख्याल से आप SROs का वेट भी करेंगे, या ज़ाहिर बात है वो तो साथ साथ चलते रहेंगे ना। वो तो बजट, एक बजट नहीं, आपके मुल्क में एक बजट नहीं आता, आपके बजट में 100 बजट आते हैं, यानी एक के ऊपर दूसरा आता जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, और लॉन्ग टर्म जो इंडस्ट्रियल विजन है वो है ही नहीं, ठीक है। बजट मीन्स प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी साथ में होती है, मगर वो है ही नहीं, ठीक है। और नंबर डांग आज वो गुजर जाएगा, ये साल गुजर जाएगा, अगले साल देखी जाएगी, ठीक है। टाइम पास करो किसी हाँ जी, अपने तो टपाओ तो अगले टपाओ, बिल्कुल ठीक है। और डेट सर्विसिंग में सारे का सारा, और उसको उसका हल कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। बिजली दिन ब दिन महंगी हो रही है, आप वो मतलब सोलर को ये बेहतर तौर पे यूटिलाइज कर सकते हैं कई जगहों पे, मगर नहीं करते। ये सारी चीज़ें यानी IMF की मेहरबानी है, मगर IMF को कौन लाया या IMF ड्रिवन क्यों बने, उसकी वजूहत यही हैं कि हम लोग ख़ुद से ऐसी पॉलिसीज़, ब्यूरोक्रेसी, या जो भी गवर्नमेंट सेक्टर है बेसिकली तो वही है जो कि हमारी पॉलिसी डिज़ाइन करता है और बनाता है और देता है, वो उसकी वजह से सब पूरे का पूरा आवा बिगड़ा हुआ है, और वो इसी तरह चलता रहेगा और हम फंसे रहेंगे। भाई, आपको बजट कैसा लगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ इशफाक, G1 मार्केट जोहर टाउन का ताजर हूँ, ज़िम्मेदार भी हूँ, ओवरसीज पाकिस्तानी भी हूँ, सऊदीया में 30-35 साल गुजारे हैं। सर, बजट जो है ना, जो हमारा जो ये बजट है ना, हम बजट जब बनाते हैं ना, हम अपने ना तो चादर देखते हैं ना अपने पाँव देखते हैं। चादर छोटी होती है, पाँव हमारे बड़े हो जाते हैं। तो जब बन जाता है बजट तो फिर आम आदमी को जो है ना, आम जो आदमी उसको कोई फ़ायदा नहीं, उसको समझ भी नहीं आ रही।
क्या बजट बना है, फ़ायदा हुआ नुकसान हुआ, उस वक्त पता चलता है जब वो बेचारा अपने बजट के हिसाब से मार्केट में जाता है तो उसको फिर पता चलता है। इसकी वजह से हमारी ओवरसीज जो पाकिस्तानी है उनकी लड़ाइयाँ भी घरों में बहुत हो रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि जितने वो पैसे भेजते हैं उससे डबल आगे खर्चा हो जाता है। तो वो कहते हैं यार पिछले महीने तो हमने ऐसे भेजे थे पैसे, तो अभी ज़्यादा हो गया। वो बोलते हैं आज इधर आके देखो तो सही क्या हो गया। पेट्रोल देख लो, डीजल देख लो, बिजली देख लो, गैस देख लो, कोई एक चीज़ देख लो जो नान पिया। कोई एक महीना रुकी हो, भी एक महीना ये रुक गई है, चलो इस हिसाब से 2 4 6 महीने निकल जाए। डेली का डेली मसले बन रहे हैं। हाँ, और तो ये बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैंने आपके जो दोस्त हैं अहमद नवाज साहब, उनको भी बुलाया था। जी। वो मुझे लगता है स्टोर मालिकान खुश हैं, राजी हैं। इस्तेमा वो आए भी नहीं और उन्होंने फिर मुझे लगता है कह के मैं इस बजट पे क्या बात करूंगा, या वो शायद हुकूमत को नाराज़ नहीं करना चाहते। सर कोई देखो, कोई भी माफिया है ना, उसको आने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी माफिया अभी देख लें, ज़िम्मेदार है, ज़िम्मेदार से बेचारे गंदम जो थी वो 3500 रुपये में कोई नहीं ले रहा था। ठीक है, ज़िम्मेदार से जब निकल गई है तो अभी 4000 से भी नहीं मिल रही। 4000 भी नहीं मिल रही। अभी ये जाएगी ऊपर, जाएगी 5000 से ऊपर जाएगी। 3500-3600 पे लड़ रहे थे, मैं आ रहा हूँ आपके पास, वही आपका वाला ही टॉपिक है ये। 3500-3600 से लड़ते हैं, 4000 से चलेगी। 4000 जानी ऊपर जानी, सारा मिल नहीं रही गंदम। यानी कि जो माफिया है वो खुश हो गया। माफिया खुश हो गया। माफिया के पास जो जिनास पड़ी हुई है उनको फ़ायदे मौजे हैं। आम आदमी के लिए मसले बने हुए हैं। आम आदमी का जीना हराम हो गया इस मुल्क में। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। आपने आटे पे सब्सिडी दी 50 अरब रुपए की, आपने 10 अरब रुपया किसान को नहीं दिया और 50 अरब रुपया माफिया खा गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये आईपीपीस की तरह हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं, वही वाला हिसाब हुआ। जी बिल्कुल वही हुआ। अब क्या करिए, गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं लेके दी। हालांकि एक एरिया में तो ऐसा हुआ है कि ओपन उन्होंने कहा जी हमें 35 रुपये में गंदम चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र को, वो आप पूरी करके दें, उसके बाद आप अपनी गंदम ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो 3800 में ली हुई है। उन्होंने कहा ये नहीं हमें पता, हमें ये पार्टी को पहले गंदम देनी है 5 लाख बोरी, वो पूरी करें, और वो मिलों ने पूरी की। ये भी रिकॉर्ड पे है। अब सब ये अभी 4000 पे चली गई और थैला 1100 का हो गया है 10 किलो वाला। ये 880 रुपए के ऊपर था या 890 रुपए के ऊपर था, हम इस पर लड़ाई भी कर रहे थे। तो ये क्या चक्कर हो गया एकदम से? जी बिल्कुल, गंदम पिछले एंड पे फिर लूटते तुसी पे हो। जी बिल्कुल ऐसे ही मैं उसी पे बात करता हूँ, क्योंकि एंड कंज्यूमर हमारे पास आता है तो हम ही फेस करते हैं ये सारी चीज़ें ना। सरकार की गलत पॉलिसियों की वजह से हमारे बिज़नेस अगर डिस्टर्ब हो रहे हैं तो इसमें कोई शक नहीं है। तो पिछली दफ़ा गंदम मंदी थी तो गवर्नमेंट ने नहीं ख़रीदी थी, 2000 पे चला गई, 4000 वाली गंदम किसान पिट गया था। आपने मैंने 1600 रुपये से शुरू किया भाई, ये बात जो हमारी होती थी ना 1600 से शुरू हुई है। जब से हम लड़ रहे हैं ना, नहीं भाई ये सब जो ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨਾ 1600 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਤੇ 4000 ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਜੇ ਇਹ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। बिल्कुल पिछले साल इसलिए गंदम नहीं ख़रीदी थी कि रेट उसका कम हो गया था, किसान उस वक्त भी आपने हलाक किया था। और गंदम सड़कों पे उसके फेंकी बाद गई थी। बिल्कुल ऐसा हुआ। इस दफ़ा क्या बात थी कि किसान को गंदम का रेट मिला है, लेकिन गवर्नमेंट की गलत पॉलिसी की वजह से रेट नहीं लेने दिया। आपने 11 पार्टियाँ ऐसी लॉन्च की जो आपकी ज़ाती थी पार्टियाँ थी, और उनको सिर्फ फ़ायदा देने के लिए आपने 35 जी बॉडीज लॉन्च की हैं। आप बॉडीज कहना चाह रहे हैं, पार्टी कहना चाह रहे हैं? एग्रीगेटर्स जो मीडिएटर्स हैं, यानी कि जो विचोले हैं। जी विचोले हैं, वो गवर्नमेंट ने पहले 24 किए थे लेकिन उसको छांट के 11 पे आ गई। और उनको लेके देनी थी गंदम, इन्होंने 35 रुपये मान उनके साथ वादा था। और 6 अरब रुपये का जो बारदाना था ये गवर्नमेंट ने देना है, जो उसके ऊपर सूद पड़ना है वो गवर्नमेंट ने देना है, और जो उसके बाद उनको नफ़ा देना है, मार्जिन देना, वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने देना है। ये बात याद रखें। पिछली उसके बाद उससे पहले आपने आटे पे सब्सिडी दी 50 अरब रुपए की, आपने 10 अरब रुपया किसान को नहीं दिया और 50 अरब रुपया माफिया खा गया। ये भी रिकॉर्ड पे है। ये आईपीपीस की तरह हुआ है, वो ठीक कह रहे हैं, वही वाला हिसाब हुआ। जी बिल्कुल वही हुआ। अब क्या करिए, गवर्नमेंट ने वो गंदम नहीं लेके दी। हालांकि एक एरिया में तो ऐसा हुआ है कि ओपन उन्होंने कहा जी हमें 35 रुपये में गंदम चाहिए फौजी फर्टिलाइज़र को,
वो आप पूरी करके दें, उसके बाद आप अपनी गंदम ले सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमने तो 3800 में ली हुई है। उन्होंने कहा ये नहीं हमें पता, हमें वे ये पार्टी को पहले गंदम देनी है 5 लाख बोरी, वो पूरी करें। और वो मिलों ने पूरी की, ये भी रिकॉर्ड पे है। वो 50 अरब कहाँ गया, और 3500 वाली गंदम जिससे पकड़ी जाती है। पहले पिछली दफ़ा देखो गंदम लेने वाला कोई नहीं था, उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? आए हुए थे, क्या नाम था उनका जो किसान इत्तेहाद वाले हैं, की नासी नदा खालिद साहब, हाँ, खालिद खोकर साहब, बिल्कुल वो सही पीट रहे हैं। वो एहतजाज कर रहे थे बहुत ज़्यादा, और वो कह रहे थे गंदम का रेट ख़राब कर दिया, किसान को कुछ नहीं मिला। आप कह रहे हैं अब 4000 रुपये चली गई हुई है, तो किसान ने तो कुछ 4000 रुपया किसान की नहीं बिकी गंदम, किसान को मिली 3100, 3200, 3500 तक ज़्यादा से ज़्यादा मिली, और उसके बाद रेट उसका बढ़ गया। अब ये करती है गवर्नमेंट, ये करती है कि अब अगर पार्टी आम लोकल पार्टी ले रही है किसान से, उसको फ़ायदा नहीं होने दे रहे। ये पर्चे हुए FIR करवाई हैं लोगों पे गवर्नमेंट ने। और उसके बाद अब ये किया 2 नंबरी देखे हैं ना, उसके बाद गंदम किसी भी पकड़ लेते हैं और उसके बाद वो 3000 में सेल कर देते हैं, पैसे गवर्नमेंट के खाते में चला जाते हैं। 1 साल लगता है आपको करने, ताकि आप बिजनेस ना कर सकें। देखो आज प्राइवेट सेक्टर अगर पैसे लगा रहा है गवर्नमेंट की जगह, प्राइवेट सेक्टर पैसे ला रहा है, वो 6 अरब रुपए का वारदाना नहीं ले रहा, वो सूद 70 लाख रुपए या 70 अरब रुपए, पता नहीं कितना सूद है, वो भी नहीं ले रहा। वो किसान को फैसिलिटेट करना चाह रहा है, लेकिन आपकी पॉलिसी इस काबिल है कि वो नहीं करने दे रही किसान। जितनी देर तक आपका किसान खुशहाल नहीं होगा, आपके मुल्क में खुशहाली नहीं हो सकता, नहीं आएगा। वो भी 1100 से कितना ऊपर सर वो देखो ना, ऊपर जाना है ना, क्यों जाएगा ऊपर? आपके पास अरबों डॉलर है अवाम का, सर इस नहीं जाएगा ना। 3500 वाली गंदम नहीं, देखे ना 3500 वाली गंदम अब गवर्नमेंट देना चाह रही है 3300 में, उसमें 700-800 रुपया मन 40 kg सब्सिडी देना चाह रही है, जिसमें करप्शन बेतहाशी है वो गवर्नमेंट के पास। हमारा जो इस वक्त टैक्स निज़ाम है वो वर्टिकल है, स्ट्रेट है, ऊपर एक ही बोझ आप बिल्डिंग के ऊपर बिल्डिंग बना रहे हैं। आप इसको हॉरिजॉन्टल जब करेंगे ना, इसका स्ट्रक्चर यानी फैला दें टैक्स नेट को, ऊपर से बोझ कम कर दें। आज चंद साल पहले आपने सोलर को प्रमोट किया, आप थोड़े दिन पहले आपने नेट मीटरिंग का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, जो आवाम से फ़ायदा था उसको आपने तोड़ दिया। आपको हमारे मुल्क में आप बिजनेसमैन को बड़ी सख्त पॉलिसी दे दें, जैसी भी देनी है 10 साल के लिए दें, उसको चेंज मत करें। जिस तरह हमने अभी ये देखा है कि आप PIA हमने प्राइवेटाइज़ कर दी, बहुत सारे लोग मेरी शायद बात से इख्तलाफ करें, मैं कहता हूँ कुछ लोग कहते हैं कि सस्ती भेज दी। मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को जब चैम्बर्स का डेलीगेशन जाके मिला तो मैंने उनको मुबारकबाद पेश की कि सर आपको मुबारक हो, ये दूसरी मुबारकबादें तो आप वसूल कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने अचीवमेंट की हैं, इसकी मुबारकबाद देता हूँ कि ये आपने अवाम पे जो बोझ था हर साल 70-80 अरब कहते हैं नहीं 100 अरब में आपने बेच दिया, सस्ती बेची है, मुफ्त भी बेच देते तो कौम पे एहसान था।